अच्छे खासे परिवार में हमारा लालन पालन भी हुआ था, तो हमें अपने मान और स्वाभिमान की बहुत बड़ी चिंता रही। 15 साल के जीवन में एक भी बलात्कार नहीं देखा मैंने। जो देखा है कुछ सुनने वाला नहीं। आवेदन कितना भी देते रहो, आवेदन की कोई गौर नहीं करते। यदि आवेदन की गौर कर ली जाए तो मेरा ख्याल है कि चंबल पे कोई बागी नहीं करता। 16-17 साल के लड़के शिव कुमार की दूसरे गांव के लड़कों से लड़ाई हो जाती है। कुछ दिन बाद उस गांव के जमींदार शिव कुमार के पिता को बुलाते हैं। बुलाकर उसको नंगा करके उसकी पिटाई करते हैं और वहीं उसका सिर धड़ से अलग कर देते हैं, उसको मार देते हैं। 90 के दशक में बुंदेलखंड में दस्यु सरगना शिव कुमार उर्फ ददुआ खौफ और आतंक का पर्याय बन चुका था। ददुआ, जिसको कि पूरा देश जानता है, एक डकैत था जिसने लगातार सताए जाने के बाद राइफल उठा लिया था। दोस्तों, चित्रकूट के रायपुरा थाना क्षेत्र के देवकली गांव में पैदा हुआ ददुआ राम प्यारे पटेल का बड़ा बेटा था, जिसके पिता की हत्या दबंगों द्वारा की गई थी और उसके बाद 1975 में भैंस चोरी के झूठे मुकदमे में उसे फंसाया गया था। तब उसने पिता की हत्या का बदला लेने के लिए बंदूक थाम लिया और बागी हो गया। बुंदेलखंड का पाठा, जिस क्षेत्र में पानी की कमी होती है, कहा जाने वाला चित्रकूट का जंगल 70 के दशक से लेकर 2018 तक डकैतों की बंदूक की गोलियों की आवाज़ से गूंजता रहता था। इस जंगल में पुलिस भी जाने से कतराती थी। यही वजह रही है कि जंगल में डकैत खुलेआम विचरण करते थे। ये वही समय था जब यहाँ डाकू शिव कुमार उर्फ ददुआ की तूती बोलती थी। एक साथ 9 व्यक्तियों का नरसंहार करने के बाद ददुआ इस जंगल का बेताज बादशाह बन गया था। पुलिस तो उसका कुछ नहीं कर पाई, लेकिन एसटीएफ ने 22 जुलाई 2007 में मुठभेड़ के दौरान ददुआ और उसके 5 साथियों को मार गिराया। इसके बाद ठोकिया और इन गिरोहों के हार्डकोर मेंबर्स का भी सफाया हो गया। इन डकैतों के मरने के बाद जंगल में गोलियों की नहीं बल्कि पक्षियों के चहचहाने की आवाजें आने लग गईं। 1970 से लेकर 2018 तक बुंदेलखंड क्षेत्र में गया, कुर्मी, राजा, रगौली, शिव कुमार पटेल उर्फ ददुआ, सूरजफान गैंग, रंपा उर्फ रामपाल, अंबिका पटेल उर्फ ठोकिया, गुड्डा उर्फ मायादीन पटेल, सदाशिव उर्फ फौजी खरदूषण, जगतपाल पासी, बुद्धा नाई, नथुआ संतोष यादव, धर्मा यादव, चुनुआ कहार, कलुआ दलित, हनुमान कुर्मी, राजेंद्र गोसाई, मतोला तिजोला, अजवा रामकरण काछी, रामकरण आरख, कोदा काची, दिनेश कोल जैसे सैकड़ों लोगों ने बीहड़ का रास्ता अपनाया और खौफ का पर्याय बन गए। 90 के दशक में बुंदेलखंड में दस्यु सरगना शिव कुमार उर्फ ददुआ खौफ और आतंक का पर्याय बन चुका था। ददुआ की सल्तनत मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश दोनों राज्यों में कायम थी। वह राजनीति में दखल देने लगा। उसके बाद दरबार में जो भी नेता हाजिरी लगाता था वह सांसद विधायक बन जाता था। 2 दशक तक उसका आशीर्वाद पाकर ही बांदा, चित्रकूट, इलाहाबाद, सतना, छतरपुर, पन्ना में जनप्रतिनिधि चुने जाते रहे। वह भले ही राजनीति में कुछ नहीं कर पाया, लेकिन उसने अपने भाई बाल कुमार पटेल और पुत्र वीर सिंह को सांसद विधायक बनवा दिया था। ददुआ के जीवित रहते इसी जंगल में ठोकिया पैदा हुआ, जो ददुआ के नक्शे कदम पर चलता रहा। उसने भी राजनीति में दखल दी। मरने से पहले ठोकिया ने अपने मां पियरिया देवी को राजनीति में सक्रिय किया था, लेकिन पुलिस की दखल के कारण पियरिया देवी का विधायक बनने का सपना पूरा नहीं हो पाया। पाठा के पीहड़ से अब तक 2 दर्जन से ज़्यादा खूंखार डकैतों का सफाया हो चुका है। इनमें ददुआ, ठोकिया, रागिया, बलखाड़िया, घनश्याम केवट, शंकर केवट, राजू कोल, चिलवा कोल, अंगद बाबुली कोल जैसे बड़े और खूंखार डकैतों से लेकर गिरोहों के हार्डकोर मेंबर तक शामिल हैं। इन डकैतों में कई नाम सुनकर पाठा की रूह कांप जाती थी। इनमें सबसे प्रमुख नाम डकैत गौरी यादव का था, जिसका भी खात्मा हो गया है। बुंदेलखंड के चित्रकूट का पाठा क्षेत्र भौगोलिक रूप से डकैतों के लिए हमेशा सुरक्षित ठिकाना रहा है। चारों ओर पहाड़ी और घना जंगल होने के कारण
यहाँ आज तक पुलिस किसी भी खूंखार डकैत को नहीं मार पाई थी। जब जब बड़ी मुठभेड़ हुई तब तब एसटीएफ को लगाया गया। हमारे दिमाग में सिर्फ यही जुनून पैदा हुआ कि जब तक हम अपने पूर्वजों की ये हत्याओं का बदला नहीं चुकाते हैं तब तक चैन की नींद नहीं सो पाएंगे। और हमने यही संकल्प भी लिया कि जब तक हम बदला नहीं लेते तब तक हम चैन की नींद नहीं सोएंगे। इसी तारतम्य में फिर आपने किसको किसको इकट्ठा किया? रुकिए बता रहा हूँ जी, वही आगे। अब जी। आपका क्रॉस क्वेश्चन करना ठीक है, लेकिन जब मेरे दिमाग में यह बात आई कि अब हमको बदले ही लेना है, बदले की भावना ही कूट कूट करके हमारे अंदर भरी है, तो उस समय चूँकि हमारे चाचा वयस्क थे, वो हमको बार बार इस बात के लिए रोकते भी रहे, कहते भी रहे कि नहीं बेटे, अभी उसका समय नहीं है, जरा और हम कुछ जो हमारा बिगड़ गया है, घर गृहस्थी का अस्त व्यस्त हो गया, उसको कुछ थोड़ा हम और स्टैंड हो लें, इसके बाद फिर देखा जाएगा। अभी तो अपने दुश्मन लोग जिन लोगों ने हत्या की थी वो लोग सब जेल ही चले गए, जेल में ही हैं, तो क्यों आखिर इतना उतावलापन तुम में आ रहा है कि मैं, परंतु क्या मैं अकेला सब कुछ कर लेता? मुझे बदला लेने की भावना अगर थी, दुश्मनों को मारने की भावना थी, तो मुझे अपनी शक्ति भी जुटाना चाहिए। मैंने अपना मोड़ लिया, दिमाग लगाया कि भाई किस तरह से कैसे लोगों को अपने आगोश में लिया जाए, जो कि कम से कम मेरे कंधे से कंधा मिलाकर चल सकें और समाज में है, जंगल में है, हमसे तालमेल बनाकर चल सके। और ये भी जिज्ञासा रही कि जो मैं आदेश करूं, मेरे आदेश का और मेरे निर्देशन का पालन करने वाले हों, ऐसी ही लोगों को मैं अपने साथ लूँ। क्योंकि उस समय हमारे और ददुआ के घर परिवार के, सीताराम के घर परिवार के अच्छे तालमेल थे। सीताराम भी अपने घर प्रॉपर्टी से कुशल व्यक्तियों में था, ददुआ भी अपने घर प्रॉपर्टी से कुशल व्यक्तियों में था। इन लोगों की खेती और आए दिन मिलना जुलना सब एक दूसरे के नज़दीक ही रहा, तो अक्सर ददुआ और सीताराम मेरे पास आ जाया करते थे। आप तीनों हम उम्र हुआ करते थे? हाँ, मेरी उम्र अगर 19 साल रही होगी कि ददुआ की रही होगी, सीताराम की रही होगी करीब 17 साल, और ददुआ की रही होगी वही 16-17 साल समथिंग जी। तो इन लोगों का आना जाना मेरे पास आए दिन हुआ करता था। मेरे दिमाग में बात आई कि उस समय लोगों में अपने बच्चों को खिलाने पिलाने का अच्छा शौक़ रहता था, कुश्ती लड़ाने का भी लोगों में शौक़ रखता था। तो मैंने सर्वप्रथम अपने ग्राम जमहली के पूर्व मुश्किल से 200 मीटर की दूरी पर एक बगीचा है, महुआ आम के पेड़ हैं, अच्छा खासा मैदान है, वहाँ पर हमने एक अखाड़ा खुदवाया था। यह कार्यक्रम सन 71 से ही मैंने शुरू कर दिया था। उस अखाड़े में मैंने सीताराम को, ददुआ को, और भी देवकली के कुछ लोग थे, और भी अन्य गांव के लोग भी आ जाते थे। उस समय हमारे हम उम्र 20 साल की उम्र से नीचे वाले ही मानिए, ऊपर वाले नहीं आते थे। तो कुश्ती लड़ना शुरू किया, लड़ाना शुरू किया। क्योंकि मैं अपने आप में अपने दिमाग से साथ था ही, और ये भी प्रयास किया कि भाई इनको कुश्ती लड़ाने से ही अपना साथी बनाया जाए। कुश्ती लड़ाता रहा, इनको खिलाता पिलाता रहा अपने घर में। उस सब ज़माने में अपने पास समथिंग 1 दर्जन भैंसे गाय दूध देने वाली रहा करती, क्योंकि सशक्त परिवार था, किसी बात की कमी नहीं रहती थी खाने पीने की। तो अच्छा खासे जो लोग भी आ जाते थे, खिलाते पिलाते थे, सबको सम्मान देते थे। तो अब आगे तारतम्य चलता है। जब सन 70 में ये हत्याएं हो गई और मैं घर रहने लगा, इन लोगों को मैं अपने पास बुलाने जोड़ने लगा। अब आए दिन यह चर्चा होती रही कि भाई कैसे किया जाए, क्या किया जाए। अब तक में सन 72-73 तक के आसपास में हमने कम से कम 10 लोगों को तैयार कर लिया था अपने साथ मतलब चलने ये वाले। माना जाए कि आपने तय कर लिया था कि अब आप बीहड़ में उतरेंगे? बेशक बेशक बेशक।
बगैर बीहड़ में उतरे हम अपने मिशन में सफल ही नहीं होते। इसलिए हमने जोड़ना शुरू किया था। उस समय आदमी तो जोड़ लेना आसान था, लेकिन उस ज़माने में आपको कारतूस की ज़रूरत है, असलाह की ज़रूरत है, तो ये आप कहाँ से पाएंगे। इनके लिए भी हमने जोड़ने का प्रयास करना शुरू कर दिया। दिमाग लगाया कि कहाँ से कौन कारीगर के द्वारा देसी असलहे मिल सकते हैं, कहाँ से किसके द्वारा कंपनी के असलहे, इंग्लिश असलहे मिल सकते हैं। ये हमने इधर उधर अपना खोजबीन शुरू कर दी। अंतोगत्वा सन 74 तक में यह मान करके चलिए कि 1 दर्जन लोगों की टोली अपनी बन गई और 1 दर्जन अपने पास असलहे भी मुहैया हो गए। तो ये बताइए, जैसे आप कहें सन 74 तक आप लोगों इसी दरमियान जिनको हम अपना गुरु मानते रहे, जिनको हम अपना संबंधी, तो बात की बात छोड़िए, अपना मार्गदर्शक मानते रहे, स्वर्गीय नाथूराम चंदेल बचरन, क्योंकि वो हमारे रिश्ते में फूफा थे। उनके हमारे इतने नज़दीक संबंध थे। रिश्तेदारी तो सभी की होती हैं, लेकिन गुरु शिष्य के नाते और भी बहुत प्रगाढ़ संबंध हो गए। इसी तारतम्य में चूँकि स्वर्गीय नाथूराम चंदेल जी बहुत ही ऑनेस्ट, सच्चे, सम्मानित, ग्राम सेवी, जनसेवी लोगों में थे। अपने त्याग बलिदान से उन्होंने आज जहाँ विद्यालय में बैठे हैं उन्होंने तैयार किया था। यहाँ तक कि वो अपना वेतन भी विद्यालय में लगा देते थे। घर परिवार की बच्चों को उनको कोई फिक्र नहीं रहती थी। उनका कथन यही था कि मैं अगर एक विद्यालय तैयार कर दूं तो मेरे गांव के ही नहीं जाने आसपास के पड़ोस के कितने गांव के विद्यालय शिक्षित होंगे और मेरा नाम रोशन होगा और मेरे इलाके क्षेत्र का भी नाम रोशन होगा। उस समय भाई जी, जिस समय संस्थापक में स्वर्गीय नाथूराम चंदेल जी ने इस विद्यालय की स्थापना कराई थी, उस समय यहाँ पर 10 किलोमीटर 11 किलोमीटर के आजू बाजू कोई किसी प्रकार के प्राइमरी को छोड़ करके जूनियर भी विद्यालय नहीं थे। उस समय केवल करबी में CIC इंटर कॉलेज था और राजापुर में तुलसी इंटर कॉलेज था। इसके अलावा और कोई शिक्षण संस्थाएं नहीं थी। स्वर्गीय जी का अपने यही मिशन था कि अगर मैं एक शिक्षा संस्था की स्थापना करता हूं, चलाता हूं, तो मेरी यह सोच होना चाहिए कि मैं और अन्य गांव में, अपने साथियों के गांव में भी विद्यालय स्थापित कराऊं, क्योंकि वहां भी अशिक्षा है, इसलिए शिक्षा का विकास। उन्होंने अपने ध्येय की शुरुआत तो कर दी। तो उन्होंने दीप से दीप जलाने का एक मिशन चलाया। दीप से दीप जलाने का मिशन तो चलाया। चूंकि आपके परिवार में आपके पिता सहित 2 लोगों की हत्या हो गई थी। 74 के बाद जब आपने तय कर लिया कि अब आप बीहड़ में ही उतरेंगे, तो उस घटनाक्रम को किस तरीके से आपने बढ़ाया, अपने आपने किस तरीके से अभी आपने बताया नाथूराम जी के बारे में, दया करके बताइए कि फिर नाथूराम जी का निधन कैसे हुआ? सुनिए तो मैं आगे बढ़ रहा हूँ। अब वही तो मैं इसके पा रहा था। इसी तारतम्य में 26 अगस्त 74 को गांव के ही कुछ निकृष्ट स्वार्थी लोगों ने चंदेल जी से खुन्नस मान ली। क्योंकि चंदेल जी एक बार ग्राम के निर्विरोध प्रधान भी बना दिए गए थे। क्योंकि चंदेल जी ग्राम कलवारा यहाँ से समथिंग 15 किलोमीटर दूरी पर स्थित है, तो वहाँ के निवासी थे। चंदेल जी का ग्राम बचरन में ननिहाल था। ये लोग ननिहाल में गद्दी में आकर के यहाँ आबाद हुए थे। तो लोगों के अंदर यहाँ के लोग जो अपने आप को सम्मानित प्रतिष्ठित दादू दादा मानते रहे, उन लोगों के अंदर ये खुन्नस पैदा हुई कि यार हम लोग यहाँ के पुश्तैनी, हमारा यहाँ पर कोई सम्मान ही नहीं रहा जाता, ये तो सब नाथूराम चंदेला ही छीने ले रहा। नाथूराम चंदेल को गांव के लोग निर्विरोध प्रधान बना रहे हैं। रास्ते चलते सभी लोग साष्टांग प्रणाम कर रहे हैं। तो हम लोगों का यहाँ पर कोई वर्चस्व और स्वाभिमान सम्मान ही नहीं रहा जाता, सब नाथूराम चंदेल ने छीन लिया। क्योंकि उनमें ऐसे गट्स थे कि अपने आप आदमी उनके आचार विचार से आकर्षित हो जाता था। उनके अंदर यही भावना थी कि सबका सम्मान, सबका विकास, सबके प्रति उनकी सहानुभूति रहा करती थी।
तो कुछ लोगों को यहाँ पर जिनका नाम लेना इस समय ठीक नहीं होगा। मैं अब नहीं चाहता कि उनके नाम जी। उजागर किए जाएं। उजागर करूंगा जिन लोगों की फिर हत्याएं की गई, उन लोगों के नाम उजागर करूंगा। और जो लोग लुके छिपे दबे रहे वो अब चले दबे रहें, पड़े रहें। कोई तो खत्म हो गए, कोई बचे हैं, छोड़िए उनको। हाँ, 50 साल पुरानी घटना हो गई। हुआ क्या भाई जी कि जब 26 अगस्त 74 को, उस समय कांग्रेस का शासन था और राधाकृष्ण गोस्वामी तीन विभाग के मिनिस्टर थे, उनसे भी स्वर्गीय चंदेल जी की खुन्नस बनी। ये खुन्नस कैसे बनी? क्योंकि चंदेल जी सीपीआई के बांदा जनपद में संस्थापक थे। राजनैतिक लोगों में भी वो थे। उस समय के राजनैतिक लोग सीपीआई के जो थे, उनके भी नाम मैं बता रहा हूँ। सर्वप्रथम तो आप हमारे स्वर्गीय जी श्री नाथूराम चंदेल को लीजिए। दूसरे नंबर पर स्वर्गीय श्री दादा राम सजीवन जी को लीजिए। वो तो सांसद भी हुए फिर। स्वर्गीय दादा राम सजीवन जी 3 बार सांसद और 4 बार विधायक रहे। इसी दौरान जब राजनीतिक मिशन चला है स्वर्गीय चंदेल जी का, तो जैसे बांदा के थे स्वर्गीय राम स्नेही जी भारती, जो कि अपने ज़माने में हो सकता है संभवतः 4 बार जिला पंचायत अध्यक्ष रहे। उनके न रहने के बाद उनके पुत्र को भी जिला पंचायत अध्यक्ष की विरासत में मिली। और उनके सन्निकट और विश्वासपात्र साथियों में थे स्वर्गीय लाला भाई ग्राम कपना। ये सभी लोग, 4 लोग जिनके भाई नाम बता गया, उस समय के मूलाधार थे। सीपीआई की बुनियाद डाली और सीपीआई से दादा राम सजीवन को विधायक भी बनाते रहे। यहाँ तक बात आई 74 के पहले कि नाथूराम चंदेल जी को उनके साथियों ने इंगित किया कि पहाड़ी की प्रमुखी स्वर्गीय चंदेल जी आप करेंगे। चंदेल जी ने कहा कि नहीं, मुझे अपनी प्रमुखी का ख्वाब नहीं है, मुझे राम सजीवन जी आपको विधायक बनाने का ख्वाब है। क्योंकि एक बार स्वर्गीय दादा राम सजीवन विधायकी का चुनाव हार चुके थे और हारे थे वो तिरहार क्षेत्र से। क्योंकि पहाड़ी इलाका में ज़्यादातर तिरहार क्षेत्र जुड़ता है। जब चंदेल जी को प्रमुख बनाने की बात आई थी तो उन्होंने एवाइड कर दिया था कि नहीं, प्रमुख मैं अपनी मर्जी से बनाऊंगा और अपनी मर्जी से प्रमुख बना करके और उस इलाके का पूरा वोट बटोर करके राम सजीवन जी आपको दिलाऊंगा और आप विधायक बन के आएंगे तो हमारी आगे और कुछ राजनीतिक पैठ बनेगी। मेरे ब्लॉक प्रमुख बन जाने से कोई कामयाबी नहीं हासिल होगी। ऐसे त्यागी लोगों में थे। तो चंदेल जी ने उस समय अपने ज़माने में, मेरा अंदाज़ा है कि सन 70-72 के आसपास प्रमुखी का चुनाव हुआ था, तो उन्होंने देवदत्त दादा सुरसेन गांव के एक पंडित जी थे, उनको ब्लॉक प्रमुख बनवाया था। चलिए, उनके प्रमुख बन जाने के बाद पूरा उस इलाके का वोट मिला। दोबारा चुनाव जब विधायकी का हुआ, दादा राम सजीवन अच्छे मतों से विजयी हुए। वहां से अब अपनी राजनीतिक स्थिति कुछ सुदृढ़ समझ में आने लगी। ये लोग अपने जात के ही नहीं, आज तो जातिवाद का ढिढोरा पीटा जा रहा है। लेकिन इन व्यक्तियों ने कभी भी अपने जमाने में जातिवाद को कोई महत्व नहीं दिया था। उनका केवल यही कथन था कि जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा। उन्होंने मानव सेवा को ही सर्वोपरि माना था। कहा जाता है कि सीपीआई वाले लोग नास्तिक होते हैं, तो हमारे स्वर्गीय नाथूराम चंदेल जी नास्तिक नहीं थे। जब विद्यालय की उन्होंने स्थापना की है तो बजरंगबली के नाम से श्री संकट मोचन इंटर कॉलेज बछरन जी नाम रखा है उस विद्यालय का। अपने आप में ईश्वरीय आस्था रखते थे। फिर उनका हुआ क्या घटना घटी उनके साथ? ठीक आगे बढ़ रहा हूँ। चलिए, आप इसको छोड़ रहे हैं, आगे बढ़ रहा हूँ जी। हाँ, तो गांव के लोगों ने जब खुन्नस मान लिया गोस्वामी जी से, चंदेल जी की मुंह तोड़ कुछ बातें हुई राजनीतिक उसमें, तो गोस्वामी ने खुन्नस मान लिया और गोस्वामी के इशारे पर आकर के
यहाँ ग्राम बचन के कुछ लोग और गोसाईपुर के कुछ लोग, जमहिल के कुछ लोग। मेरा गांव जमहिली है, यह गांव है जमहिल बछरन। जमहिल गांव पड़ोसी है और हमारा गांव है जमहिली देवकली। तो इन 3-4 गांव के लोग कुछ जो अपने आप को दादू दादा मानते रहे, उन लोगों ने संगठन करके स्वर्गीय चंदेल जी की यहाँ पर जहाँ बैठे हैं, इसी समाधि स्थल के पास जिस जगह उनकी हत्या हुई है वहीं पर यह समाधि स्थापित कराई गई है। यहीं पर इस कॉलेज के प्रांगण में स्वर्गीय चंदेल जी की 26 अगस्त 74 को हत्या कर दिया।